बाबूजी के रिटायरमेंट से 3 साल पहले ही उसे नौकरी मिल गई थी और इसे इस शहर में आना पड़ा था। नौकरी लगने के 1 साल बाद ही उसकी शादी हो गई थी और फिर अगले साल ही वह जुड़वा बच्चों का बाप बन गया था। अम्मा बाबूजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नौकरी की व्यस्तता के कारण बाबूजी तो उसके पास कम आ पाते थे, पर अम्मा का जब भी मन करता अपने पोते पोती से मिलने चली आती। अब तो बाबूजी को रिटायर हुए भी 11 साल हो चुके हैं। जब वे रिटायर हुए थे तो उसने कितना आग्रह किया था कि वे सब साथ रहें, पर वे नहीं माने थे। अम्मा की इच्छा को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने गांव के अपने पुश्तैनी मकान को ठीक ठाक करा लिया था और वहीं रहने चले गए थे। उसने अम्मा से पूछा था कि इस उम्र में उन्हें अलग रहने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने संकोच के साथ कहा था, तेरे बाबूजी को किसी पर बोझ बनकर रहना पसंद नहीं है। वे कहते हैं बिशु को अपने परिवार के साथ आज़ादी से रहने दो। गांव में अपना मकान है, भगवान की दया से पेंशन भी है, फिर हम किसी को क्यों परेशान करें। वह सन्न रह गया था। क्या कह रही हो अम्मा? क्या मैं किसी की श्रेणी में आता हूँ? बेटा हूँ मैं आपका। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? सच बताना, क्या कभी अनजाने में भी मैंने उन्हें ऐसा एहसास कराया है? समय तो ज़रूर गुजरा, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं हुआ। उसकी माँ बिना कोई नोटिस दिए अचानक गुजर गई। उन सबके लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। बाबूजी को भी इतना हैरान परेशान उसने कभी नहीं देखा था। गांव में उन्हें अकेला छोड़ने का सवाल ही नहीं था। इस बार उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया था और वे चुपचाप उसके साथ चले आए थे। वे आ तो गए थे, पर बिल्कुल अलग थलग से रहते। अक्सर कमरा बंद करके पड़े रहते। वह बाबूजी के कमरे में जाता, बाबूजी बस इतना ही कहते, आ गया तू, और उठकर बैठ जाते। वह उनसे पूछता, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी उसे उत्तर मिलता, मेरी तबीयत को क्या हुआ है, बस पड़ा हुआ हूँ, कट जाएगी ऐसे ही बाकी की बची ज़िंदगी। बाबूजी के अकेलेपन को वह समझता था। माँ को बहुत मिस करते होंगे। माँ की याद तो उसे भी बहुत आती थी, पर उसे लगता अगर वह उसके सामने माँ का जिक्र करेगा तो वे और भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए चुप होकर रह जाता। छुट्टी के दिन वह उनके साथ कुछ समय गुजारना चाहता, पर बाबूजी हाँ हूँ में ही जवाब देते और उसे उनके पास से उठकर चले जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता। उसका मन करता बाबूजी अपने आप को सिर्फ अपने कमरे तक ही सीमित न रखें, पूरे परिवार के साथ बैठे उठें, ताकि उनका अकेलापन दूर हो सके और वे माँ की यादों से भी दूर रह सकें। यह सोचकर वह पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह एक रंगीन टीवी खरीद लाया था। ड्राइंग रूम में रखा टीवी देखने भी वे कभी कभार ही बाहर आते। ज़्यादातर उनकी बीवी और दोनों बच्चे ही टीवी से चिपक के रहते। उस दिन बाबूजी टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे, तभी बच्चे अपना कोई कार्यक्रम देखने के लिए जिद करने लगे। उन्होंने टीवी का रिमोट बच्चों को थमाया और अंदर जाकर लेट गए। वह जब अपने काम से लौट कर आया तब उसकी बीवी ने उसे यह सब मालूम हुआ। उसने तुरंत ही उनके पास पहुंचकर इस बात के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें बाहर आकर टीवी देखने के लिए कहा। वे उसकी बात सुनकर बोले, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, फिर जिनका टीवी है उनका हक पहले बनता है। वह उनकी बात सुनकर सन्न रह गया था। क्या कह रहे हो बाबूजी? आप इस घर के सबसे बड़े हो, हर चीज़ पर पहला हक आपका है। बाबूजी ने कुछ नहीं कहा था और वह करवट बदलकर लेट गए थे। उनके इस व्यवहार से आहत सा वह बाहर निकल आया था। सुबह दफ्तर जाने से पहले वह नाश्ता कर रहा था।
वह उठने को ही था कि बाबूजी डाइनिंग टेबल पर आए और उनसे पूछने लगे, मैं एक केला ले लूं क्या? उसने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा था। इसमें पूछने की क्या बात है? बाबूजी ने बिना कुछ कहे टेबल पर रखे केले के गुच्छे में एक केला तोड़ लिया और उसे छीलते हुए अंदर चले गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह या उसका परिवार ऐसा क्या कर रहा था जिससे बाबूजी उनके साथ घुल मिल नहीं पा रहे थे। उस दिन उसकी छुट्टी थी। वह बालकनी में बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी बाबूजी नहाने के बाद अपने कपड़े सुखाने के लिए बालकनी में आए। उसने कहा, लाओ बाबूजी, मैं सुखा देता हूँ, पर उन्होंने इनकार में सिर हिलाते हुए अपने कपड़े खुद ही अलगनी पर फैला दिए। उसने देखा सूखने के लिए फैलाई बनियान में कई जगह छेद हो रहे थे। उससे रहा नहीं गया और वह उनसे पूछ बैठा, ये फटी हुई बनियान पहनते हो आप? उनका संक्षिप्त उत्तर था, मेरे पास यही है। उनका यह उत्तर उस क्रोधित कर गया था। बाबूजी, आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आप फटी बनियान पहनोगे तो मेरा इतनी मेहनत से कमाने का फ़ायदा क्या? मुझे अपनी ज़रूरतें बता दो करो। पता नहीं क्यों वह अपने गुस्से को दबा नहीं पाया था। बाबूजी, आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं तो आपको खुश देखना चाहता हूँ। आप मुझे परायापन का एहसास क्यों कराते हो? वे भी शायद पहली बार ऊंची आवाज़ में बोले थे। मैं तो बहुत एहसानमंद हूँ तेरा। चाहता हूँ ईश्वर तुम सबको जल्दी से जल्दी इस कर्तव्य बंधन से मुक्त कर दे और तुम निश्चित रह सको। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, और क्यों बात और न बढ़। यह सोचकर वह वहाँ से चुपचाप निकल आया था। ऐसे समय उसे माँ की बहुत याद आई थी। काश आज माँ होती तो वह सब कुछ संभाल लेती, या फिर इस स्थिति की नौबत ही नहीं आती। अम्मा, कहाँ हो तुम? कह कर जोर जोर से हिचकियाँ भरकर रोने लगा। उसने अचानक इस तरह बिलख पड़ने से बाबूजी कुछ क्षण हतप्रभ से बैठे रहे, फिर अपनी कुर्सी से उठे और उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए उसे चुप करने लगे। बाबूजी के स्पर्श से उनकी रुलाई और भी जोर से फूट पड़ी। बाबूजी उससे पूछ रहे थे, तुम अम्मा की याद आती है बिशु? मैं तो समझता था तू उन्हें बिल्कुल भूल गया है। एक बार भी तूने कभी उनका जिक्र नहीं किया। वह हिचकियों के बीच ही बोला था, मैं अम्मा को कैसे भूल सकता हूँ बाबूजी? उनकी यादों से आप परेशान न हो, बस इसलिए मैं आपके सामने उनका जिक्र करने से बचता रहता हूँ। उफ, और मैं क्या सोच रहा था, जिसे जन्म देने वाली माँ का कभी ख्याल नहीं आता, वह मेरा क्या ख्याल रखेगा? सोचता था कितना बड़ा कलाकार है तू, जो मेरा ख्याल रखने का इतना अच्छा दिखावा कर रहा है। हे ईश्वर, तू मुझे कभी माफ़ मत करना। बाबूजी उसे अपनी छाती से लगाकर उसके आंसू पोंछे जा रहे थे, पर उनकी खुद की आंखों से जो पानी बह रहा था उसका उन्हें ध्यान नहीं था।